नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक होते हैं, हमारे सबसे पहला टॉपिक होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद का जो टॉपिक होता है वो है संविधान का निर्माण, है ना। संविधान का निर्माण। इस वीडियो में हम आने वाले इस चैप्टर से जो फैक्ट होता है, यानी जो प्रश्न बनेंगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसे कवर करेंगे। साथ ही मेंस के दृष्टिकोण से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्यों आरंभ हुई, क्या परिस्थिति थी, है ना। इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इधर 2-3 दिनों से मैं कोई लेक्चर नहीं ले पा रहा था। इसका रीज़न था कि कुछ समस्याएं आ खड़ी हुई थी, है ना, और अभी भी समस्याएं हैं, पर समय मिला तो मैंने लेक्चर लेने का प्रयास किया, है ना। देखते हैं क्या होता है। संविधान का निर्माण, ये पॉलिटिकल साइंस में दूसरा अध्याय है, दूसरे नंबर का ये चैप्टर है। पहले चैप्टर को हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करना है, इसे मैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कवर करूँगा। आपको मैं बता दूँ कि जीएस के पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके विभिन्न एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल आता है संविधान, क्योंकि पूरा भारतीय राजनीति जो है वो संविधान पे ही तो है। तो संविधान का निर्माण पढ़े इससे पहले हमें यह समझना आवश्यक है हम सभी को कि संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई हमारे यहाँ, हमारे इस देश में, और संविधान क्या है। आपको पता है कि 1206 से हम मुस्लिमों के गुलाम हो गए, है ना। हम पे कौन शासन कर रहा था? मुस्लिम शासन कर रहा था। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, है ना, फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। अब यानी कि हम पहले राजतंत्र के अंदर थे, यानी हमारे यहाँ मोनार्की सिस्टम थी, राजा होता था, सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी क्या था? एक ही था, कौन? राजा। फिर अंग्रेजों ने शासन किया हम पे, लेकिन जब अंग्रेज को देश से निकाले जाने की बात आई तो फिर बात आती है कि अंग्रेज अगर छोड़ के चले जाते हैं आपके देश को तो फिर क्या होगा? फिर वही मोनार्की सिस्टम, यानी फिर से हम राजतंत्र में चले जाएंगे, फिर से हम पीछे आ जाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा समूह हो जो भारत पे अपना सत्ता स्थापित करे और शासन करना शुरू कर दे। इसलिए अंग्रेजों को निकालना सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। अंग्रेजों को निकालने के साथ साथ इस देश को ऐसी व्यवस्था दी जाए जहां सबको अधिकार हो, एक लोकतंत्र जिसको आप बोलते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली, उसे स्थापित करने की समस्या थी, लोकतंत्र प्रणाली। इसलिए जब समय दिखा कि अब लोकतंत्र प्रणाली, चूंकि विश्व के सभी देशों में लगभग लोकतंत्र प्रणाली को उस वक्त अडॉप्ट किया जा रहा था, कई देशों ने लोकतंत्र प्रणाली को स्थापित किया, इसी वजह से भारत में भी एक कंसेप्ट आया। भारत के जो जागरूक नेता थे, आंदोलन जो कर रहे थे कि अंग्रेजों को निकालना नहीं, अंग्रेजों को निकालने के साथ साथ हमारे देश का एक अपना संविधान होगा, है ना। अब बात आया संविधान होगा, ठीक है। अंग्रेज भी तो कुछ ना कुछ नियम कानून हमेशा बनाते जा रहे थे। आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक के भारत शासन अधिनियम में क्या है, जो भारत के लोगों के लिए नियम कानून है ना। अंग्रेजों ने समय समय पर क्या किया, उसे पारित किया। तो अंग्रेजों ने ही क्यों ना संविधान बना दिया। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हम ही संविधान बना के जाएं, लेकिन हमारे यहाँ जो नेता थे, जागरूक नेता थे, विद्वान थे, उन्होंने इस बात को भली भांति समझा कि अंग्रेजों द्वारा संविधान बना देने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज अपने अनुरूप संविधान या नियम कानून बनाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये प्रश्न बनेगा, संविधान सभा की डिमांड हुई है। सबसे पहला सवाल, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय ने अपने विचारों के साथ प्रस्तुत किया। संविधान का निर्माण होगा, लेकिन संविधान का निर्माण किस विधि के द्वारा होगा? तो संविधान
सभा करेगी संविधान का निर्माण, है ना। ये बहुत बड़ी बात थी भारत के लोगों के सामने जब आई। एम.एन. रॉय ने जब यह विचार दिया 1934 में कि संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। बहुत अच्छी बात है। एम.एन. रॉय का फुल फॉर्म हो जाता है, स्टैंड फॉर मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। मनवेंद्र नाथ रॉय 1934 में इन्होंने विचार दिया सबसे पहले भारत में संविधान सभा के मांग की कि संविधान सभा होगी जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। एम.एन. रॉय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, वामपंथी आंदोलन, और ये रांची में आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे 1934 में। जब यह विचार लोगों के सामने आ गया कि संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करेगी, तब जाकर के अगले साल 1935 में, एक साल के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश में आंदोलन चला रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने सबसे पहले आधिकारिक रूप से, है ना, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी 1935 में। जब इन्होंने विचार दे दिया कि संविधान सभा होगी, उसके बाद हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी। इसके जस्ट 3 साल के बाद 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग रखी अपने विचारों में। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा और जिसमें किसी भी देश का या किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप का ना होगा, यानी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, और स्वतंत्र रूप से हमारे संविधान का निर्माण हो। नेहरू जी ने 1938 में यह विचार देश के सामने, अंग्रेजों के सामने रखा। अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्सों ने 1940 में नेहरू जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से। 1940 में किस प्रस्ताव को स्वीकार किया? तो नेहरू जी ने कहा था संविधान सभा हो, संविधान का निर्माण बिना बाहरी हस्तक्षेप के हो। उसी विचार को ब्रिटिशर्सों ने आधिकारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से मान लिया, है ना, स्वीकार कर लिया, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी अगस्त प्रस्ताव के अनुरूप 1942 में एक सदस्य को भारत में भेजा, जिसका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। किसने भेजा? ब्रिटिश संसद ने, यानी ब्रिटेन वासियों ने, अंग्रेजों ने, है ना। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसको आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया नेहरू जी के डिमांड को। इसी अगस्त प्रस्ताव के अनुरूप 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भेजा गया, जो एक सदस्यीय आयोग था। किस लिए आया? तो संविधान सभा के गठन का विचार लेकर के आया, उसके प्रारूप को लेकर के आया, और जिसको कब अपनाया जाना था आपको पता है। 1939 से लेकर के 45 तक विश्व के अनेक देशों में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और इसको जो यह विचार लेकर के आया था, संविधान सभा जब चुनी जानी थी तो 1945 के बाद लागू करना था। इसको हमारे कई नेताओं ने अस्वीकार किया, और खास करके मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने जो योजना लेकर के भारत में आया, उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि अब चुपचाप से भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, यानी भारत और पाकिस्तान, और जो अपने अपने देश का संविधान का निर्माण करे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स क्या हुआ? बेचारा चला गया। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन, आपको पता है कि आपके संविधान का निर्माण किस योजना पे हुआ, किसने प्रस्तुत करी और जिसको स्वीकार कर लिया गया? कैबिनेट मिशन ने जो योजना फिर लेकर के आया, इसके जाने के बाद इसे मुस्लिम लीग ने काफी हद तक इससे संतुष्ट हुए और उसने स्वीकार कर लिया, है ना। ये जो योजना लेकर के आया था, ये मुस्लिम लीग को समझाने में सफल हो गया कि हम संविधान सभा का चुनाव करेंगे, है ना। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे ही आपके संविधान सभा का गठन हुआ। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इतने सारे फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले संविधान का निर्माण से सबसे पहले आप याद रखेंगे संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी देश के संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली, शासन के स्वरूप, उनकी शक्तियां, उनकी सीमाएं निर्धारित होती है। साथ ही उन सबका उस देश के नागरिकों से क्या संबंध होगा,
उसे भी स्थापित किया जाता है। अब आता है कि संविधान का निर्माण कैसे होगा। तो संविधान का निर्माण सबसे पहले एम.एन. रॉय ने बताया कि संविधान सभा के द्वारा होगा। कब बताया? 1934 में। एम.एन. रॉय कौन थे? रांची में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी। उसके 3 साल के बाद नेहरू जी ने फिर संविधान सभा की मांग करी, जिन्होंने उनके विचार में था कि बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान सभा का गठन हो। इन सब के विचारों को अंततः ब्रिटिश ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940। उसके बाद इसी अगस्त प्रस्ताव के अनुरूप इसको काम में लाने के लिए 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन को, और इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था या कहना था कि हम भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटेंगे, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी, अपने अपने देश का संविधान अपनी अपनी संविधान सभाओं द्वारा किया जाएगा। अंततः यह फेल हो गया, बेचारा असफल हो गया, वापस चला गया। अंततः लास्ट में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत करी उससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब आता है कि कैसे क्या हुआ संविधान सभा का गठन, है ना। देखिए आगे इस वीडियो में कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की उसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, और इसी योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, आपको बता दें कि जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए। चुनाव से पहले संविधान सभा के लिए कुल सीटें निर्धारित कर दी गई। कुल सीटें कितनी थी? 389। यानी जो संविधान सभा होगी, जिसमें संविधान के लोग होंगे, संविधान के निर्माण करने वाले लोग होंगे, जो समूह होगा, उसकी संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। ठीक है, 389। इसमें भी डिवाइड किया गया। 389 में से 296 सीटें किसको दी गई? ब्रिटिश भारत को, और 93 सीटें किसको दी गई? देसी रियासतों को। ठीक है, अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप इसको थोड़ा गौर से सुनेंगे। 389 सीटें रखी गई कुल संविधान सभा के लिए, जिसमें से 296 सीटें किसके लिए? ब्रिटिश भारत के लिए। अब यहाँ गौर से देखेंगे, ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ कि वह क्षेत्र जो ब्रिटिश के नियंत्रण में हो, प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, जहां ब्रिटिश यानी अंग्रेज शासन कर रहे हो, उसे ब्रिटिश भारत कहा गया। और जो देसी रियासतें थीं, यानी अंग्रेजों के शासन करने के साथ साथ भारत में कुछ देसी राजा अपने स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे कुछ क्षेत्र में, उसे कहा गया देसी प्रांत। तो 389 सीटों में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए दी गई, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए दी गई। चुनाव हुआ जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए। ठीक है, चुनाव में जो रिजल्ट आया उससे भी प्रश्न बनेंगे। चुनाव में जो रिजल्ट आया था उसमें से क्या था? 296 सीटें में से 208 किसने जीता? कांग्रेस ने जीता। इस 296 सीटों में से 208 सीट को कांग्रेस ने जीत लिया। इसी 296 सीटों में से 73 सीट को, ठीक है, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीट अन्य जो स्वतंत्र समूह थे इन दोनों के अलावे उन्होंने जीती। यानी 296 सीटों में जो ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित थी उसमें से 208 सीट किसने जीता? कांग्रेस ने जीता। 73 सीट किसने जीता? 73 सीटें किसने जीती? मुस्लिम लीग ने जीती। और 15 सीटें जिसने जीती वो स्वतंत्र थे, समूह थे छोटे छोटे, उन्होंने जीत लिया। 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। इसके लिए जो चुनाव हुआ ब्रिटिश भारत के लिए, ये चुनाव आधारित था 3 समुदाय के लिए। एक तो जो मुस्लिम होंगे, एक जो सिख होंगे, और इन दोनों को छोड़ दें तो जो अन्य बचते हैं वो होंगे। यानी आपको याद रखना है कि ब्रिटिश भारत के लिए जो चुनाव हुआ उसमें 3 समुदाय के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया, जिसमें शामिल थे मुस्लिम,
सिख और मुस्लिम और सिख को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जातियां थी अन्य। चुनाव हुआ, 208 सीटें कांग्रेस जीती, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य जीता। ये 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। देसी रियासतों में चुनाव कैसे हुआ? देसी रियासतों के जो प्रमुख थे, जिसको आप बोल सकते हैं राजा, उन्होंने अपने क्षेत्र से जो पढ़े लिखे थे, वकील थे, जिनको कुछ नॉलेज थी, जानकारी थी, या उनके नज़र में, राजा के नज़र में था कि ये व्यक्ति संविधान के निर्माण में सहयोग कर सकता है, उनको वो अपने क्षेत्र से चुनते थे और भेज देते थे संविधान सभा में। यानी यहाँ तो चुनाव हुआ लेकिन देसी प्रांतों में चुनाव नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई थी, है ना, वयस्क मताधिकार के आधार पे इसका चुनाव नहीं हुआ था। आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर होंगी आपको कि संविधान सभा के लिए 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए। 296 सीटों में से जो चुनाव होना था वो मुस्लिम, सिख और अन्य लोगों के आधार पे होना था। यहाँ जो सीटें बांटी गई थी इन समुदाय के आधार पर बांटी गई थी। इसमें से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 अन्य ने जीती। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि 93 सीटें जो देसी राजाओं के लिए थी, देसी रियासतों के लिए थी, उनमें से देसी रियासत के जो प्रमुख होते थे वो सीधा चुन करके भेज दिए संविधान सभा में इस 93 सीटों पे लोगों को, व्यक्ति को, है ना। यहाँ जो एक सीट था वो लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट था, ये भी पूछा जाएगा, 10 लाख लोगों पर, ठीक है। 389 सीटों में से जो चुनाव हुआ था उसमें 10 लाख लोग पर एक सीट का बंटवारा लगभग था। तो ये पूरा एक आपको पैकेज, मतलब ऐसे बोले कि ये पूरी जानकारी है आपको संविधान के बारे में कि किस तरह से भारत में संविधान की मांग उठी, किसने सबसे पहले विचार दिया, फिर कैसे कांग्रेस ने दिया, फिर कैसे ब्रिटिश संसद ने उसे अपनाया जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया, फिर एक क्रिप्स मिशन आया जिसने योजना रखी संविधान सभा के लिए लेकिन उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, फिर कैबिनेट मिशन आया, अंततः कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार कर लिया गया जिसके अनुरूप जुलाई अगस्त में चुनाव होना था। चुनाव कितने सीटों पे होना था? 389 में से केवल 296 सीटों पे, क्योंकि 93 सीटें तो भर गई। ऐसे ना देसी राजा जो थे, राजा रजवाड़े, वो अपने क्षेत्र से उठाते थे, भेज देते थे, वहां तो किसी का हक नहीं चलता था ना, सिर्फ राजा जो कहेगा वही होगा। 296 सीटों में से जब चुनाव हुई थी तो 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग और अन्य सीटें 15 जो स्वतंत्र समूह के लिए था वो उन्होंने जीती। उसके बाद जो सीटें थी देसी रियासतों में वो लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीटें थी। तो आप याद रखेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि कितने जनसंख्या पर सीटों का सीटें तय थी, तो लगभग 10 लाख पर एक सीट थी संविधान सभा के लिए। अब आते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली पर, ठीक है। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले जानिएगा, चुनाव हो गया, सीटें भर गई, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। ये सवाल बनेगा, पहली बैठक किसकी? तो संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। याद रखिएगा, इसमें 296 सीटों में से केवल 211 सदस्य ही पहुंचे थे इस मीटिंग में, क्योंकि जो 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी, ये देसी रियासतों ने क्या किया, चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया, इनका वे संविधान सभा में पहुंचे नहीं, इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। अब 208 सीटें बची, क्योंकि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती। तो इस 296 में से आपको याद रखना है कि जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, इसमें केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यानी मीटिंग क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। मीटिंग अधूरी रह भी गई, क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। कोई भी मीटिंग होता है तो अध्यक्ष चुना जाता है ना, तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा की पहली बैठक में। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। बातें समझ में आ रही होगी। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कैसे चुन लिए गए अस्थायी अध्यक्ष? फ्रांस में फ्रांस में पहले हो चुका था कि अगर मीटिंग थोड़ी बहुत अधूरी रह जाए या साफ बहुमत ना हो कि अध्यक्ष कैसे चुना जाए, किस तरह से चुना जाए, तो क्या होता था, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होते थे उस समूह में, उस मीटिंग में, उनको अध्यक्ष चुन करके दे दिया जाता था, भेज दिया जाता था। जैसे आपके गांव घर में भी होता था,
जो होता अभी भी होता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। उनको माना जाता है कि इनकी बातें समझ में आती है लोगों को, क्योंकि वो बहुत अनुभवी होते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा चूंकि सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इस मीटिंग में पहली बैठक में 211 सदस्य ही शामिल हुए थे केवल, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। दूसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाब मिला, राजेंद्र प्रसाद, आपके देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष। यहाँ है अस्थायी अध्यक्ष, ये है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुना गया। एक अध्यक्ष और संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी नगर से आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष में से एक थे। और इसमें एक और उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। एक एच.सी. मुखर्जी थे, एक कृष्णमाचारी थे। अर्थात आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, जिसमें निर्वाचित हुए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। एक का नाम था एच.सी. मुखर्जी, एक का नाम था वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इसके 2 दिन आगे बढ़िएगा। 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? संविधान का क्या उद्देश्य है ना? संविधान सभा का क्या उद्देश्य है, हमारे देश के संविधान का क्या उद्देश्य है, उसमें एक प्रारूप था कि संविधान का क्या उद्देश्य होगा। आप याद रखेंगे, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को अंत में प्रस्तावना का रूप दिया गया। यानी जो आप पढ़ते हैं, जैसे प्रियम्बल पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो वो क्या था? वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत लिखा गया था, जो बाद में अडॉप्ट कर लिया गया। इस 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको अपना लिया गया 22 जनवरी 1947 को। यहाँ दिसंबर है तो दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा? जनवरी आएगा। तो 22 जनवरी 1947 को अंत में उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया, अपना लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, जो बाद में आपके देश के संविधान का प्रस्तावना बना, संविधान की प्रस्तावना बनी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो जल्दी से नोट करें, मैं पॉज करके पहले से रब कर लूँगा, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, देखिए, इसके साथ साथ हमने समझ लिया सबसे पहले संविधान क्या है, संविधान की मांग किससे उठी, कैसे उठी, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, कार्य प्रणाली कैसे कैसे चली। 9 दिसंबर को पहली बैठक, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी बैठक राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को, तीसरी बार क्या हुआ था 13 दिसंबर को, 2 दिन के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना। ठीक है, अन्य कार्य के अंतर्गत देखिएगा, सबसे पहले बार क्या हुआ? 22 जुलाई, ये सब लिखते चलिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, वन लाइनर फैक्ट है, ये प्रश्न बनेंगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसके बाद आप याद रखेंगे, यहाँ से 3 डेट एकदम याद रखना है आपको। 24 जनवरी 1950 को आपको याद होगा कि आपका जो संविधान है वो बनकर के कितने वर्ष में तैयार हुआ? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर के तैयार हो गया, और कुछ हद तक कुछ प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है,
2 साल 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठकें हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ हद तक कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए और सभी पूर्ण रूप से जो लागू हुआ संविधान वो कब हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ कि 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बन गया लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया या संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया? इसके पीछे आप लोग इतिहास जब पढ़िएगा मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ समझ में आ जाएगी बातें। आपको बस मैं इतना बता दूं 26 जनवरी का एक अपना महत्व है क्योंकि उस दिन 1929 में ही भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन चला रही थी उन्होंने कह दिया था कि अगले साल यानी 1930 में इसी 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब चूंकि हमारा देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को इसलिए स्वतंत्रता दिवस खत्म ना हो जाए इसलिए इस डेट को क्या किया गया यादगार बनाने के लिए संविधान जो कि बन गया था 26 नवंबर को ही लागू किया गया 26 जनवरी को। यहाँ तक बातें क्लियर है? बिल्कुल होगी ही। आइए तो अब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो उसके एक दिन पहले क्या हुआ बैठक हुई, ठीक है कि क्या सही है क्या गलत है, अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया। हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो अंतिम जो बैठक हुई संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को हुई जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय गान, आपको पता है आपका राष्ट्रीय गान क्या है जन गण मन, साथ साथ राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। इसी 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये दो डेट आपको याद रखने हैं। 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को आपके देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो आपका है उसे भी अपना लिया गया और 24 जनवरी 1950 को अंत में देश के पहले राष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया जिसमें राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हो गए। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, संविधान सभा केवल संविधान सभा के रूप में काम नहीं कर रहे थे, संविधान सभा बतौर विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। यानी देश के लिए नियम कानून बना करके तुरंत लागू करना और देश के लिए आने वाले समय में संविधान का निर्माण करना, दोनों काम कौन कर रही थी? संविधान सभा कर रही थी। इसीलिए जब बतौर विधायिका संविधान सभा का मीटिंग होता था, बैठक होती थी, तो अध्यक्ष कौन बनते थे? अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। बाहर बारिश होने वाली है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर जब विधायिका के तौर पे संविधान सभा में बैठक होती थी, क्योंकि देश में संविधान सभा ही थी जो संसद के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान सभा के निर्माण के लिए भी काम कर रही थी। और जब बतौर बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अध्यक्ष कौन थे? आपको पता ही है, राजेंद्र प्रसाद। तो ये बातें आपसे पूछी जाएगी कि जब विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। और जब बतौर संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी राजेंद्र प्रसाद करते थे। ये संविधान सभा विधायिका और संविधान सभा के रूप में एक एक दिन छोड़ करके, जैसे एक दिन आज संविधान सभा के रूप में संविधान सभा ने काम किया तो एक दिन के बाद फिर विधायिका के तौर पे काम करेगी, जो नियम कानून होंगे जल्दी से लागू करेगी, बनाएगी और फिर क्या करेगी? संविधान के निर्माण में फिर से जुट जाएगी। तो ये 2-3 डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि संविधान का निर्माण एक बहुत बड़ी बात होती है, 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए, 64 लाख रुपए खर्च हो गया है ना, 11 बार बैठकें हुई और कई देशों के लगभग बहुत सारे देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया, फिर जो है उसके अनुरूप कार्य किया गया, उसको भारतीयकरण करके उसमें जो फैक्ट होते थे, जो नियम कानून यहाँ लागू करने लायक होती थी, उसे उठा करके फिर लागू किया जाता था, यानी संविधान में लिखा जाता था। अब मुझे बताइए कि संविधान में कुछ समितियां काम कर रही थी। चूंकि संविधान सभा 389 लोगों की थी, इसीलिए कुछ बड़ी बड़ी समितियां थी, जैसे कि नियम व संचालन समिति, प्रांतीय समिति। तो मैं उस पूरी समिति को एक बार लिख दे रहा हूं ताकि समय की बचत हो, है ना, और वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो आप उसे एक बार लिख लेंगे ताकि वहां से प्रश्न जो बने आपके एग्जाम में वो छूटे नहीं। जो संविधान सभा बनी थी उसमें कुछ समितियों के माध्यम से कार्य किया था। क्योंकि संविधान सभा में 389 सदस्य की एक सभा थी,
बहुत बड़ी सभा थी और चूंकि इन पे जो काम सौंपा गया था वो भी बहुत बड़ा था। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े भूक्षेत्र के लिए संविधान बनाना, नियम कानून बनाना और उनमें सभी बातों का ध्यान रखना एक बहुत अपने आप में चुनौती थी। तो क्या किया उन्होंने, संविधान सभा ने समितियां बना ली कि आप समिति बन जाइए, है ना। अलग अलग लोग, जैसे 5-6 समितियां बड़ी बड़ी बन गई और कुछ छोटे छोटे समितियां थी, उनमें एक संख्या बांट दिया गया, 10 लोग इस समिति में काम करेंगे, 10 लोग इस समिति में रहेंगे, 2 लोग इस समिति में रहेंगे। उससे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति हो चाहे संघ संविधान समिति हो, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद आता है प्रक्रिया नियम, यानी जो संविधान के लिए नियम और संचालन समिति थी, प्रक्रिया चलाने के लिए कुछ नियम कानून संचालन समिति था ना, संचालन कैसे किया जाए। तो प्रक्रिया नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति पे एक अलग वीडियो आएगा आपके लिए, है ना, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसे आप अगले बार देख लेंगे, अगले वीडियो में वो आएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसी प्रारूप समिति के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता। क्योंकि किसी भी देश में कोई भी पुस्तक लिखी जा रही हो, कोई भी संविधान बनाया जा रहा हो, तो एक प्रारूप होता है कि कैसे किसको कहाँ फॉर्मेट में किस तरह से सजाया जाए। बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी वो जिम्मेदारी होती है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें कुछ और लोग शामिल थे, उसे हम अलग से पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति हो या संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम व संचालन समिति, संविधान के नियम व संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी आर अम्बेडकर जी थे। मौलिक अधिकार, जो आपको फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दिया गया अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, उसके और जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी, एक समिति थी अल्पसंख्यक की अलग से, उनके जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। और अंत में याद रखिएगा प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति का मतलब होता है राज्यों से समझौते करने वाली, राज्यों को एक करने वाली जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका काम था जो प्रांत या जो राज्य संविधान को ना माने, ना स्वीकार करे, उसे किसी तरह समझौता करना। आपको पता है जैसे हैदराबाद ने स्वीकार नहीं किया था, फिर है ना, इस तरह से कुछ और भी प्रांत थी, जम्मू कश्मीर ने स्वीकार नहीं किया था संविधान को, इसलिए आपको पता है संविधान सभा की संविधान अलग है जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब नहीं है, मोदी जी ने उसे ठीक कर दिया। तो आपको याद रखना है कि प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए इनको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इनके नाम से बनाया गया। एकता का ये रूप थे, एकता की ये मिसाल है। इन्होंने पूरे भारत को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी है। इनके लिए दूसरा शब्द कुछ है ही नहीं जो आप बोल सकते हैं, इसीलिए अद्वितीय है। प्रारूप समिति आपको याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर, बहुत बार पूछा गया है। प्रांतीय समिति आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों से समझौते करने वाली समिति के अध्यक्ष थे पटेल जी। साथ साथ अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार से जुड़े हुए समितियों के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आशा करते हैं कि संविधान के निर्माण या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रश्न बनेंगे उसे इस वीडियो के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत का दूसरा अध्याय था ये संविधान का निर्माण। पहला अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ वो डिटेल से हम लोग चलेंगे, 1970 तक चलेंगे, है ना, 1947 तक चलेंगे। और 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक जितने भी प्रारूप और जितने भी तरह के रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए, जितने भी तरह के चार्टर एक्ट पारित किए गए, जिसमें आपको पता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो आपके संविधान सभा का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कॉपी किया गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये भी लास्ट में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि संविधान की आलोचना क्यों की जाती है, संविधान सभा की आलोचना क्यों की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल वकीलों के द्वारा किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे की बर्बादी थी, समय की बर्बादी थी, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का प्रभुत्व था, मुस्लिम लीग को कुछ हक ही नहीं दिया गया। तो आलोचना का क्या क्या केंद्र बनता है और आलोचना के जवाब क्या क्या हो सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो जानकारी दी गई है इस वीडियो में, जो हमने समझाने का प्रयास किया कि संविधान क्या है, संविधान के निर्माण की किस तरह से डिमांड उठी, संविधान का निर्माण कैसे किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया,
संविधान सभा की डिमांड सबसे पहले किसने करी, फिर किसने करी, लास्ट में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में उसी के रूप में कौन आया, स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए, जो असफल हो गए। लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए जो सुझाव थे उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए, 93 सीटें देसी राजाओं के लिए। 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें जो स्वतंत्र और छोटे समूह थे उन्होंने जीती। देसी राजाओं ने जो चुनाव किया वो 93 सीटों पर देसी राजाओं के जो देसी रियासतों के जो प्रमुख थे उन्होंने सीधा सीधा चुनाव कर दिया, जबकि जो ब्रिटिश भारत के लिए चुनाव थे वो 3 समुदाय के आधार पर वहाँ हुआ था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। उसके बाद हमने बात करी कि जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन का गैप था। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष जो फ्रांस में एक नियम था उस तरह से चुना गया। उसमें होता है कि जो संविधान जो सभा लगती है उसमें जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है जब साफ बहुमत ना हो तो उसके बाद फिर अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद, है ना। दूसरे अध्यक्ष 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष थे। साथ साथ में 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इसके बाद हमने पढ़ा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया नेहरू जी के द्वारा, जो लास्ट में भारत की प्रस्तावना बनता है और उसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद हमने कहा संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई। संविधान बनकर के अंततः 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। कुछ लागू भी हुआ, कुछ प्रावधान जो संविधान में थे, और पूरे तरीके से पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी का अपना एक महत्व था, इसीलिए वो यादगार रहे, भूल ना जाए कोई, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1950 से पहले अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई उसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट बने, है ना। आपसे कमेंट में जवाब आपको मुझे चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। हमने बता दिया आपको वीडियो में कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको कब अपनाया गया, डेट के साथ आप कमेंट करेंगे। तो यह जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली और आशा करते हैं कि ये पूरी बातें आपको समझ में आएगी। अगर नहीं आए तो आप क्या करें, 1 से 2 बार वीडियो देखें। इसके साथ साथ आप लक्ष्मीकांत की बुक को भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए यह वीडियो जो है लाभदायक हो ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।